अरे, ये गांव के लोग कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा है। लगता है सभी के सभी पैर पसार कर सो गए हैं। यही सही वक्त है अपना काम करने का। तभी चुड़ैल एक ब्रजेश नाम के आदमी के घर पहुंच जाती है। ब्रजेश अपने घर में बहुत ही आराम से सो रहा था। उसे देखकर चुड़ैल उसके पैर पकड़कर उससे कहती है, हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश उठ जा, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। उठ ब्रजेश उठ। जैसे ब्रजेश नींद से उठकर अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर से थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर डर से पसीना टपकने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से ब्रजेश को अपने काबू में करती है। जैसे ही ब्रजेश चुड़ैल के काबू में आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका शरीर हरा पड़ जाता है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, जैसे एक हीरोइन को अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए होता है, ऐसे ही मुझे भी नमक चुराने के लिए अपने इस बॉडीगार्ड की जरूरत है। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ गांव वालों के घर से नमक चुराओगे। चुड़ैल अपने साथ ब्रजेश को गांव के मुखिया के नमक के गोडाउन में ले जाती है। जाओ मेरे गुलाम, मेरा आदेश है कि तुम इस गोडाउन के अंदर से सारा नमक चोरी करके यहाँ से जंगल में मेरी गुफा के अंदर ले आओ। इस गांव में किसी को भी नमक नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ किसी को भी नमक नहीं खाने दूंगी। चुड़ैल का आदेश सुनकर ब्रजेश सारे के सारे नमक के बोरे गोडाउन से उठाकर जंगल में चुड़ैल की गुफा में रख देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह गांव का मुखिया अपने गोडाउन में नमक लेने के लिए आता है, वहां उसे एक भी बोरा नमक का दिखाई नहीं देता, जिसके बाद मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक भी नमक का बोरा नहीं है। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। आखिर मेरे गोडाउन से नमक चोरी कौन कर सकता है? मुखिया को अपने गांव के कुछ लोगों के ऊपर शक होता है, जिसके बाद मुखिया गांव के अंदर एक पंचायत रखता है और उसमें गांव के उन लोगों को भी बुलाता है जिन पर उसे शक होता है। जिसके बाद मुखिया उन सभी से पूछता है, देखो मैं तुमसे सीधी तरह से पूछता हूँ, जल्दी से बता दो कि तुम लोगों ने मेरा नमक चोरी करके कहाँ रखा है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अरे मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? हम चिंदी चोर जरूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की हमने। और आप बिना सोचे समझे हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। हाँ मुखिया जी, अरुण सही बोल रहा है। हमने आज तक सिर्फ छोटी मोटी चोरी ही तो की है और इसी में हम अपना गुजारा चला लेते हैं। देखो मुखिया जी, हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है, इसलिए हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें बदनाम मत करिए। मुखिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण मुखिया सभी को वापस छोड़ देता है और परेशान होकर वापस से अपने गोडाउन में चला जाता है और खुद से बातें करने लगता है। इस गांव में कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना सारा नमक कोई कैसे चुरा सकता है, और अगर चुराया भी है तो वो कहां गया। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आधी रात के समय चुड़ैल फिर से गांव में पहुंच जाती है। मुखिया के गोडाउन का नमक तो मैंने चुरा लिया, अब बारी है इस गांव के लोगों की। तभी चुड़ैल ब्रजेश को आवाज लगाने लगती है, ब्रजेश आ जाओ मेरे पास, आओ तुम्हें अभी अपना अधूरा काम करना है। ब्रजेश अपने घर में सो रहा था और चुड़ैल की आवाज सुनते ही ब्रजेश चुड़ैल के पास जाने लगता है। जैसे ही ब्रजेश चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल उससे कहती है, जाओ ब्रजेश, तुम्हें आज गांव के हर एक घर से नमक चुराना है और उसे मेरी गुफा में रखना है। इस गांव में नमक का एक दाना तक नहीं मिलना चाहिए। चुड़ैल की बात सुनने के बाद ब्रजेश गांव के घरों से नमक चोरी करने लगता है। एक एक करके वो गांव के हर एक घर से नमक चोरी करके चुड़ैल की गुफा में रखता है। लेकिन तभी ये सब गांव का एक मोहन नाम का आदमी देख लेता है। मोहन जैसे ये सब देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उरी दादा, तो ये राज है मुखिया के नमक चोरी होने का। ये बात तो मुझे मुखिया को बतानी होगी। अगले दिन सुबह होते ही मोहन फौरन मुखिया के पास जाता है और उन्हें रात के बारे में सब कुछ बता देता है। और फिर चुड़ैल ने ब्रजेश को उसके घर भेज दिया, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई।
ब्रजेश आपका खास आदमी है, वो भी इसमें मिला हुआ है। जैसे ही मुखिया इस बात को सुनता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद मुखिया अपने साथ कुछ मुश्तंडे लेकर जाता है और ब्रजेश को पिटवाने लगता है। जल्दी जल्दी बता, तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तूने चुड़ैल के साथ मिलकर इस गांव से सारा का सारा नमक चोरी कर लिया है। बता, तूने इतना सारा नमक कहाँ छुपाया है? अरे मालिक मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, मैंने कोई नमक नहीं चुराया। मैं तो आपका वफादार कुत्ता हूँ, मैं आपके नमक की कीमत बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो इस बात का पता तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं कि तू सच बोल रहा है या फिर झूठ। चल मेरे साथ, अभी तेरे ऊपर से चुड़ैल का भूत उतारता हूँ। मुखिया ब्रजेश को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा ब्रजेश को देखते हैं और उसे देखने के बाद मुखिया से कहते हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ये तो उस चुड़ैल के कब्जे में था, जिसकी वजह से इसने उसके कहने पर इस गांव का नमक चोरी किया है। तुम्हें इसे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मारना ही है तो चुड़ैल को खत्म करो, जिसने ये सब किया है। बाबा, मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूं? उसे मारने में तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुखिया की मदद करने के लिए तांत्रिक बाबा तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है, तांत्रिक बाबा मुखिया के साथ उसके गांव पहुंच जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने सामने प्रकट करते हैं। जैसे ही चुड़ैल वहां पर आती है, वो गुस्से से कहती है, मैं जानती थी कि तू मुझे यहाँ बुलाएगा। मुखिया, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नमक चोरी करने के साथ साथ मैं तुझे भी मार दूंगी। जब तक मैं इसके साथ हूं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे मारने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तू आखिर ये सब क्यों कर रही है। तांत्रिक के पूछने पर भी चुड़ैल उसको कुछ नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है और चुड़ैल तड़पने लगती है। तभी चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी। एक दिन मेरा घर का नमक खत्म हो गया था। सोचा मुखिया बहुत ही दयावान है और नमक का बिजनेस करते हैं। अगर थोड़ा सा नमक मांग लूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन उस रात जब मैं गोडाउन पहुंची तो मैंने मुखिया को एक आदमी से बात करते हुए देखा। तुमने नमक में चरस और कोकिंग सही से मिला दी ना? चिंता मत करो साहब, माल एकदम बराबर मिलाया है। इस गांव का कोई भी बच्चा या बूढ़ा इससे बच नहीं पाएगा। तभी मुखिया ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। उस नमक में नशीले पदार्थ थे। जब मैंने इस बात पर विरोध किया तो मुखिया ने मुझे मरवा दिया और मरने के बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। इसीलिए मैं इस गांव का नमक चोरी करके जंगल की गुफा में डाल देती हूँ, ताकि इस गांव के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक ये सुनता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, तुमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस आदमी ने जो घटिया हरकत की है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं खुद इसे इसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा, मेरा विश्वास करो। तांत्रिक की यह बात सुनकर चुड़ैल को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक मुखिया को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। चुड़ैल और भूतिया चूहे का आतंक। रात के समय एक शराबी शराब पीता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने विशाल भूतिया चूहे पर सवार चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या भला है। इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे भागता हूँ यहाँ से, वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। जिसके बाद शराबी वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल और भूतिया चूहा उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल बोलती है, अपनी मौत से भला आज तक कोई बच पाया है जो तू बचने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान। और तूने मुझे बहुत दौड़ाया, अब देख उसकी सजा मैं तुझे कितनी खतरनाक देती हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से, बचाओ बचाओ। इतने वीराने में कोई तुझे बचाने वाला नहीं आने वाला। अब तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़ देती है।
जिससे शराबी की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया चूहा उसके मांस को नोचकर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस रात मोहन और गोपाल बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौट रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, ये सरकार को क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो गरीबों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी महंगी सब्जियां और अनाज नहीं खरीद सकते। क्या तो तू सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, घर भी पहुंचना है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और भूतिया चूहे आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? पहले हमारी भूख तो मिटा दो, फिर चले जाना। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों चुड़ैल से बोलते हैं, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो हमें यहाँ से। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो? भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी इन इंसानी बातों से नहीं पिघलने वाली बेवकूफ इंसानों। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून से वार करती है और उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल और उसका भूतिया चूहे उनकी मांस को नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है और आखिर कब तक हम इन समस्याओं को झेलते रहेंगे। बहुत हो गया, अब हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अगर अब हम लोगों ने कदम नहीं उठाया तो कहीं देर न हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि आज ही हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उन्हें गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताएंगे। जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और दिनेश बाबा से बोलता है, बाबा, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बहुत ही अजीब और गरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा गांव के लोगों को कौन मार रहा है बाबा। और जब सुबह उनकी लाश मिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका मांस नोच नोच कर खाया हो। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी और हमारे गांव की रक्षा करिए बाबा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपनी इंद्रिय शक्तियों से पता करता हूँ कि वो कौन है जो लोगों को मार रहा है। इतना बोलकर बाबा अपनी आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाकर थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं, बल्कि चुड़ैल और भूतिया चूहे का है। वही तुम्हारे गांव में मौत का तांडव कर रहे हैं। तो बाबा, कोई तो उपाय होगा उन्हें रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल और भूतिया चूहे को यहाँ बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल और भूतिया चूहा तड़पते और झटपटाते हुए वहाँ आते हैं और चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें यहाँ तांत्रिक? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे ना सही, लेकिन कम से कम इन लोगों का ही सोच लिया होता। अब तेरे साथ साथ हमें इन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तो मेरी चिंता करना छोड़ दे, तो मुझे ये बताओ कि क्यों तुम दोनों इन लोगों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? तूने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है, जो तेरे पूछने पर हम तुझे सब कुछ बता देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख तांत्रिक। इसीलिए अब तू हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर और हमें यहाँ से जाने दे। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। रुको, मैं इसी वक्त तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतिया चूहे पर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से वो दोनों तड़पने लगते हैं और चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम श्रेया है और ये चूहा मेरा प्रेमी राजवीर है। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही राजवीर का मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे बोलता है, श्रेया, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आज हम पहाड़ी वाले जंगल में मिल सकते हैं? ठीक है, आज शाम 5 बजे हम दोनों वहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा।
जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी वाले जंगल पर मिलते हैं। तभी श्रेया की नजर पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी पर पड़ती है, जो कई सालों से तपस्या में लीन होते हैं। उनकी बाल किसी जटाओं की तरह उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी श्रेया और राजवीर उनके पास जाते हैं और उनकी जटाओं से खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से तपस्वी की आंख खुल जाती है और वो क्रोध में आकर बोलते हैं, तुम दोनों की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम्हारा ये प्रेमी एक चूहा बन जाए और तुम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए तड़पते रहो। हमें क्षमा कर दीजिए तपस्वी जी। ये भूल हमसे अनजाने में हुई है, इसकी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उन दोनों के पश्चाताप के आंसू देख तपस्वी को उन पर दया आ जाती है और वो बोलते हैं, इस श्राप का बस एक ही तोड़ है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए लाल घाटी से वो चमत्कारी पत्थर लाकर तुम्हारे माथे पे चिपका दे तो तुम्हारा सारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना बोलकर तपस्वी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी से हम इस श्रापित रूप से लोगों को मार रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे और गांव में मौत का तांडव बंद हो जाएगा। कृपया करके हमारी मदद करिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद तांत्रिक खुद लाल घाटी जाते हैं और वहाँ से वो चमत्कारी पत्थर लेकर आते हैं और फिर उन दोनों के माथे पर डाल देते हैं। जैसे ही पत्थर उनके माथे को छूता है वैसे ही वो दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो दोनों तांत्रिक बाबा से बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। बाबा आपने हमें समझा और हमें श्राप से मुक्त किया, उसके लिए शुक्रिया। और अपने अहंकार में आकर जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम दोनों को पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। गरीब बच्चों की चुड़ैल टीचर। दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ी पुरानी गुफा थी जहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। पिछले 25 बरस से मैं इसी गुफा में रह रही हूँ। अब यहाँ मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए आज रात मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। रात के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल अपने विशाल कद के साथ जंगल से बाहर निकलती है। उसके कदमों की धमधमाहट से आसमान के पक्षी परिंदे धरती पर गिरने लगते हैं। चुड़ैल सड़क किनारे चलने लगती है। ये चांदनी रात में गाना गुनगुनाना तो बनता है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चुड़ैल रात भर सड़क किनारे चलती है कि सवेरे वो एक गांव की सीमा में आकर रुक जाती है। आखिर मेरी मंजिल आ ही गई। गांव में घुसते ही चुड़ैल नजर घुमाकर मजे से सैर सपाटा करने लगती है। उस गांव में एक बड़ा सा विद्यालय है जहां आकर चुड़ैल कहती है, अरे ये नन्हे बच्चे स्कूल की चमचमाती वर्दी में कितने प्यारे लग रहे हैं और स्कूल कितना बड़ा है। स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल को निहारते हुए कह रहे थे, पिंकी ये स्कूल कितना सुंदर है, काश हम गरीब भी यहाँ पढ़ पाते। चलो स्कूल के अंदर घुसकर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो गरीब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ स्कूल का अकड़ू गार्ड उन्हें धमकाते हुए कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चे, कहाँ चले आ रहे हो? मुंह उठाकर निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर स्कूल का गार्ड उन गरीब बच्चों को बेरहमी से बाहर धकेल देता है। ये देख चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर कहती है, अरे ये कैसा कसाई है, ये अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मौसम पर कब्जा करके आंधी तूफान का बवंडर मचाती हुई हंसकर कहती है, देखो तो जरा कैसे पंछियों की तरह फड़फड़ा रहा है। कौन है यहाँ? अरे मोरे मैया, अचानक मौसम ने भयानक करवट कैसे ले ली? चुड़ैल उस पर ताबड़तोड़ चांटे की बरसात करके कहती है, चारों खाने चित्त हो गए। मैं नहीं जानती कि इस मुटल्ले गार्ड के शरीर में रत्ती भर की भी जान नहीं। जो खुद जमीन की धूल चाट रहा है वो भला स्कूल की रखवाली क्या ही करेगा। फिर चुड़ैल कहती है, आखिर ये बेचारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। अगले ही पल चुड़ैल एक खूबसूरत महिला में बदलकर स्कूल के अंदर घुस जाती है जहां सभी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे थे। चुड़ैल एक कक्षा में घुसकर कहती है, जी मेरा नाम चुड़ैल, मेरा मतलब चांदनी है। माफ करना मेरी जुबान फिसल गई। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मैंने स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चों को सड़क पर खड़े देखा।
उन गरीब बच्चों का तो रोज का है। मेरे लाख मना करने पर भी वो मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते? यही कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये विद्यालय गांव के रिहायशी अमीर लोगों ने बनवाया है। इसलिए यहाँ गरीब बच्चों के पढ़ने की मनाही है। चुड़ैल स्कूल के बाहर आकर कहती है, अरे ये कंजूस निर्दयी अमीर गरीबों को चींटियों की तरह मसल कर चलते हैं। आज मैं इनके बच्चों को खा जाऊंगी। स्कूल की घंटी बजने के साथ तमाम बच्चे बस में सवार हो जाते हैं। बड़ी दुविधा है ये तो। अरे ये कैसा बड़ा सा पक्षी है जिसमें एक साथ इतने बच्चे सवार हैं? जैसी बस कुछ दूर आती है, चुड़ैल उसे अपने दोनों हाथों से जकड़कर बस को निगलने लगती है कि वो रुक जाती है। जाने इन मासूम बच्चों को मारने का जी नहीं कर रहा। जाओ, इस चुड़ैल ने तुम पर तरस खाकर अपना इरादा बदल दिया। फिर रात में सभी के सोते ही चुड़ैल गांव में आकर रात भर सोचती है कि बच्चे दोबारा उसे स्कूल के पास दिखते हैं। अब मैं इन गरीब बच्चों की टीचर बनकर इनका पढ़ने का सपना साकार करूंगी। फिर चुड़ैल हाथों में चॉकलेट लेकर उन बच्चों के पास आकर कहती है, कौन कौन चॉकलेट खाएगा? चिंटू, राधा, देखो लॉलीपॉप। अरे बच्चों, तुम सभी हर दिन स्कूल के पास क्यों खड़ी रहते हो? इन बच्चों को देखकर हमारा भी पढ़ने का मन करता है, पर हमको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी टीचर बनकर। पर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास ना तो कॉपी है, ना कलम, ना स्कूल। चुड़ैल अपनी शक्ति से किताबें कॉपियां प्रकट करती है और उन्हें गरीब बच्चों को देकर बरगद के पेड़ पर बोर्ड टांगकर उन्हें पढ़ाती है। बच्चों, मैं जो इस बोर्ड पर लिखूंगी उसे मेरे पीछे दोहराना। का से कबूतर, खा से खरगोश, का से कबूतर, खा से खरगोश। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अंधेरा होने वाला है, चलो मैं तुम सभी को घर छोड़ आऊं। चुड़ैल सभी बच्चों को गांव की सीमा में छोड़कर गायब हो जाती है और अब हर दिन चुड़ैल उन गरीब बच्चों की टीचर बनकर उन्हें लाड़ प्यार के साथ पढ़ाया करती थी। तो बताओ बच्चों, कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? टीचर जी, मैं बताऊं? कल आपने हमें 2 और 3 का पहाड़ा सिखाया था। शाबाश चिंटू, ये लो चौक और बोर्ड पर लिखकर दिखाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाकी बच्चे चिंटू के लिए तालियां बजाओ। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर एक शाम बच्चे घर लौटते हैं। परिवार पूछता है, अरे पिंकी बिटिया, ये कॉपी किसने दी तुझे? और तू हर दिन कहाँ गायब हो जाती है? वही रुक जा राधा, हर सवेरे कहाँ चली जाती है तू? अब माँ, मैं कितनी बुद्धू हूँ, आपको बताना ही भूल गई। मैं हर सवेरे पढ़ने जाती हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे एक अच्छी टीचर हमें पढ़ाती है। ये बात सुमन को काफी खटकती है। फिर सभी सरपंच के पास आते हैं। कहो गांव वालों, क्या हुआ? अरे सरपंच जी, हमारे बच्चों का कहना है कि कोई टीचर उन्हें बरगद के पेड़ के पास पढ़ा रही है। बता चिंटू, कैसी दिखती है तेरी टीचर? माँ, हमारी टीचर के लाल बड़ी आंखें, लंबे काले नाखून और नुकीले दांत हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका मौसी हमारी टीचर जादू भी जानती है। हमारी टीचर हर शाम हमें घर छोड़ने भी आती है। वो एक चुड़ैल है, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल वो चुड़ैल बच्चों को छोड़ने जरूर आएगी और हम उसको सबक सिखाएंगे। सवेरे सभी बच्चे चुड़ैल टीचर के पास आकर पढ़ने लगते हैं। फिर शाम को चुड़ैल उन्हें छोड़ने जैसे ही गांव में आती है तो सभी अपनी मशाल की लौ चुड़ैल की तरफ करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तू है वो छलायन चुड़ैल? मुझे तो पहले ही भाप जाना चाहिए था कि तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। चुड़ैल, जाल तो तूने बिछाया है हमारे भोले बच्चों के साथ। चुड़ैल विशाल रूप धरकर कहती है, मैं इनकी टीचर हूँ। अरे चुड़ैल टीचर कैसे हो सकती है? कौन सा मौत का पाठ पढ़ा रही है हमारे बच्चों को? जरूर ये चुड़ैल हमारे भोले भाले बच्चों की बलि देकर ताकतवर होना चाहती है। चुड़ैल गुस्से से दांत पीसती हुई सुमन को अपने हाथों से उठाकर कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकियों में मसल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबका खून चूस सकती हूँ, पर मैं गरीब बच्चों का भला चाहती हूँ। सुन सरपंच, जल्द इस गांव में विद्यालय का निर्माण करा ताकि बच्चे पढ़ सके। पर ये मेरे हाथ में नहीं है। अपने राजनीति के दांव पेच मेरे साथ मत चला। इस गांव की तमाम बागडोर तेरे हाथ में है। अगर तूने जल्द ही यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाया तो मैं हाहाकार मचा दूंगी और तुझे खत्म कर दूंगी। जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा मैं पैसे बटोर कर? बहुत जल्द विद्यालय की नींव पड़ेगी।
मेरे बच्चों, तुम्हारे चुड़ैल टीचर के जाने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल के डर से कंजूस सरपंच बड़े से विद्यालय का निर्माण कराता है, जहां गांव के गरीब बच्चे भी हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं। भूतिया बाहुबली और सांड की लड़ाई। रात का समय था। बिजलियों के साथ बादल के गड़गड़ाने की भी आवाज आ रही थी और उन आवाजों में से एक भयंकर सा सांड दौड़ते हुए अपनी दोनों सींग से लोगों पर हमला करते हुए गांव में दौड़ रहा था। वो कभी लोगों को अपनी सींग से उड़ा दे रहा था तो कभी लोगों के सामान को इधर से उधर फेंक रहा था। उस सांड ने गांव में तबाही मचा रखी थी। उस सांड की ये हरकत देखकर वहां पर एक भूतिया बाहुबली प्रकट होता है और उस सांड के सींग को पकड़ते हुए हवा में उड़ा देता है और दूर जाकर फेंक देता है और उससे बोलता है, तू नहीं बचेगा, तू यहाँ आ गया, इस बार तो तू मुझसे नहीं बचेगा। तू खुद को क्या समझता है कि तू सांड है तो सबको अपनी सींगों से उड़ा उड़ा कर मारेगा? नहीं, मैं हूँ तेरे सामने इस गांव वालों को बचाने के लिए। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? मैं एक सांड हूँ, सांड। याद कर, मैंने ही तेरा खात्मा किया था। अरे तू वो दिन कैसे भूल सकता है जब मैंने तुझे अपनी सींग से हवा में उड़ा उड़ा कर मारा था? उस दिन तो तेरे साथ तेरी किस्मत थी, क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया था। लेकिन मेरे मरने के बाद अब ना तो कोई मेरा अपना है और ना ही तेरी किस्मत साथ देगी, क्योंकि मैं अब अपने गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो समय बताएगा कि कौन किसे हराएगा। तो लगा ली जाए शर्त, देखते हैं किसमें कितना है दम। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मैदान में आ जाओ। इतना कहकर सांड और भूतिया बाहुबली गांव के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। सांड अपनी सींग से भूतिया बाहुबली के ऊपर हमला करता है कि तभी बाहुबली उसकी सींग को पकड़ लेता है और एक झटके में उसे हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। सांड दूर जाकर गिर जाता है और सांड एक बार फिर से उठता है और दौड़ते हुए उस भूतिया बाहुबली के ऊपर हमला करता है कि तभी भूतिया बाहुबली भूतिया शक्ति अपने हाथ से लेकर तलवार अपने हाथों में प्रकट करता है और वो फिर उस तलवार से उस सांड के ऊपर प्रहार करने लगता है। तो दोनों लड़ते लड़ते आसमान में पहुंच जाते हैं। उन दोनों की लड़ाई अब आसमान में होने लगी। ये सब गांव वाले अपने अपने घरों में छिपकर देख रहे थे। बिजली और आसमान की गड़गड़ाहट जैसी जैसी तेज हो रही थी, वैसे वैसी इन लोगों की लड़ाई की भी काफी तेजी बढ़ती जा रही थी। भूतिया बाहुबली और सांड एक दूसरे को बेरहमी से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद सांड हिम्मत हार जाता है और वो गुस्से में बोलता है, अभी तो तूने मुझे जख्मी कर दिया, लेकिन याद रखियो, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर वापस आऊंगा, सब कुछ तबाह करके रख दूंगा। तू जिस गांव वालों की रक्षा करता है, अब गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल चल, जब तू आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तू हार गया है, इसलिए यहाँ से दुम दबाकर भागना ही तेरे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। अगर तू यहाँ से नहीं भागेगा तो तू जानता है कि मैं बाहुबली तुझे नहीं छोड़ूंगा और तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए अभी तू यहाँ से जितनी ज्यादा दूर हो सके उतनी ज्यादा दूर चला जा। उसकी ये बात सुनकर सांड गुस्से में वहाँ से दौड़ते हुए आसमान से नीचे आता है और अपनी गुमनाम जंगल में गायब हो जाता है। और इस तरह जब बाहुबली हवा में उड़ते हुए नीचे आता है, तब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस बाहुबली से बोलते हैं, अरे तुम तो एक भूत हो और तुमने बाहुबली के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो और तुमने इस भयंकर सांड से हमारी जान क्यों बचाई? मैं यहाँ का बाहुबली था। आज से 16 साल पहले की बात है। मैं इस राज्य का महाराजा राणा प्रताप बाहुबली था। मैं हर जगह हर किसी पर विजय प्राप्त करता था। मुझे कोई भी पराजय नहीं कर सकता था सिवाय मेरे खुद के परिवार वालों के। मेरे माता पिता ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया था और उनकी राजगद्दी मैं संभालता था। लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने मेरे ही खिलाफ मेरे ही राज्य को भड़का दिया। जैसे ही इन लोगों ने मेरे राज्य को भड़काया, वैसे ही मेरे राज्य में हिंसा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे और जब मैं इसका विरोध करता तो वो हमें उल्टा जवाब देकर वहाँ से चले जाया करते थे। इस तरह दिन गुजरने लगे और एक दिन मेरा मंत्री मेरे पास आता है और कहता है, महाराज बाहुबली, हमारे पड़ोस के गंतव्य राज्य के दुश्मन हम पर हमला करने वाले हैं।
वो हम पर हमला करे इससे पहले हमें उनके राज्य को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। हाँ मंत्री, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो हम पर हमला करें इससे पहले हमें उनके ऊपर हमला करके उनके राज्य को हथिया लेना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं युद्ध की तैयारी करता हूँ। मंत्री सभी सैनिकों के बीच घोषणा करवा देता है कि अगले 2 दिन बाद राजा के साथ पड़ोस के गंतव्य राज्य पर हम हमला करेंगे और उस राजा को उसकी गद्दी से गिरा देंगे। इस तरह अब वो राजा अपने सैनिकों के साथ गंतव्य राज्य पर हमला कर रहा होता है कि तभी राजा का सबसे प्रसिद्ध सांड राजा के ऊपर ही हमला कर देता है। जब राजा पीछे पलटकर देखता है तब उसका सांड उसके सामने उसको मारने के लिए खड़ा था। उस सांड के साथ साथ अपने मंत्री और अपने भाइयों को गंतव्य राजा के साथ हाथ मिलाए हुए बाहुबली देख लेता है। अपनों को देख राजा बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथ ही दगाबाजी कर दी। अरे मेरे प्यारे सांड, मैंने तुम्हें कितना पाल पोस कर बड़ा किया था, मैं तुम्हें कितना मानता था, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ पर ही खंजर भोंक दिया। बाहुबली इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से बाहुबली का छोटा भाई आता है और उसके पीठ में तलवार भोंक देता है। एक तरफ तो बाहुबली के पीठ में तलवार भोंकता है तो वहीं दूसरी तरफ राजा अपनी तलवार से अपने सांड को मार देता है। एक तरफ राजा मरता है तो दूसरी तरफ सांड मरता है। तो ये थी मेरी कहानी। कब से मैं अपनी मौत का बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। इन 16 साल में मेरे भाई मर गए, लेकिन इस सांड की आत्मा आज तक मेरे साथ ही भटक रही है। हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और जब तक मैं इस सांड का खात्मा न कर दूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी कहानी सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ रखे थे। उन्हीं गांव वालों में से एक रघु नाम का लड़का बोलता है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, बस अब इस सांड का इंतजार है कि कब वो इस गांव में आएगा और कब हम लोग आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अगले 1 महीने बाद वो सांड एक बार फिर उस गांव में आता है और लोगों को अंधाधुंध मारने लगता है। वो लोगों को मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर भूतिया बाहुबली आ जाता है और एक बार फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। भूतिया बाहुबली अब इस बार उस सांड को मार दे देता है। सांड पूरी तरह से घायल होकर मर जाता है और मरते हुए वो बोलता है, बाहुबली, तेरी मेरी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर सांड वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब भूतिया बाहुबली भी गांव वालों से इजाजत लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह अब सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। चुड़ैल का इंतकाम। टेक इट इजी राहुल, बस हो गया। निवेदिता, इसे मैं हैंडल करता हूँ। तुम जाकर वार्ड नंबर 5 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अस्पताल का वेटिंग एरिया एकदम खाली था। जैसे ही हॉल में टंगी घड़ी की तीनों सुई 12 पर पहुंचती है, टक टक की आवाज गूंज उठती है। उफ, इस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। कॉरिडोर के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अस्पताल के चारों ओर घने काले बादलों ने जमावाड़ा लगा रखा था। साथ ही चमगादड़ की बड़ी सेना चीख चीख कर कोहराम मचा रही थी। पेड़ जोर शोर से डोल रहे थे। ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? वो सब कुछ नजरअंदाज करके चलने लगती है कि अचानक एक जली हुई चुड़ैल न जाने कहां से प्रकट होकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। वो तेजी से पीछे पलटती है, तभी चुड़ैल छत से चिपक जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अस्पताल की खिड़कियां जोर शोर से खड़कने लगती हैं और बत्तियां जलने बुझने के साथ माहौल एकदम डरावना हो जाता है। डर के मारी निवेदिता की अंतड़ियां अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। कौन है यहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती है। वो माथे से पसीना पोंछती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अपनी जान की सलामती चाहती है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल बचाओ, हेल्प मी। अरे अस्पताल में चुड़ैल घुस आई है, बचाओ। बंद कर गला फाड़ना। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, जो एक चुड़ैल से मुंहजोरी कर रही है? भाग जा वरना मारी जाएगी। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ।
नर्स फुर्ती से उठकर अस्पताल से भाग निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, मरेगा वो मरेगा। अब ये चुड़ैल अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो अस्पताल में हाहाकार मचा रही है? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ये कहानी है शहर से दूर बसे मालवा गांव की, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। पर एक रोज, लीजिए सरपंच जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई किस खुशी में है आखिर? सरपंच जी, एक तो सालों बाद सरकार की नजर हमारे मालवा गांव पर पड़ी, तब जाकर यहाँ संजीवनी अस्पताल की नींव पड़ी और हमारी बेला की उस अस्पताल में नर्स की नौकरी लगी है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बिना माँ बाप के भी इसने हमेशा से ही इस गांव का नाम रोशन किया है। सरपंच काका, माँ बाबा के जाने के बाद आप सभी लोगों ने तो मुझे पाला पोसा। आज बेला का अस्पताल में पहला दिन है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिकेत से होती है। हेलो मिस बेला, वेलकम टू संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर अनिकेत। अस्पताल के ओपनिंग के पहले दिन से ही डॉक्टर अनिकेत बेला की खूबसूरती का कायल हो जाता है। नीली आंखें, सफेद दूधिया रंग, लंबे बाल, उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। फिर एक रोज डॉक्टर एक कॉरिडोर में उसे हक करता है। कौन है? मेरे अलावा हो भी कौन सकता है मेरी गुलजार। अनिकेत, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रोज बेला का फोन आता है। बेला, जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों? रात के 10 बज रहे हैं अनिकेत। अभी नहीं, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रही हूँ, फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ आ रही हो। अचानक अस्पताल के बाहर घनघोर बरसात शुरू हो जाती है और बेला चोरी छिपे आकर कहती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अनिकेत उसको अपनी तरफ खींच लेता है कि बेला उसको झकझोरते हुए कहती है, अनिकेत, ये ठीक नहीं है। प्यार करने वालों के बीच में ये आम बात है। अनिकेत, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तुम संजीवनी हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हो और मैं कहाँ छोटी मोटी नर्स। बेला, मैं तुमसे शादी करूंगा, यकीन करो मेरा। ये सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों तमाम दायरों को मिटाकर एक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बेला को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, पर किसे पता था कि शादी मौत में बदलने वाली है। गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी बेला कहती है, अनिकेत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वो दौड़ते हुए अनिकेत के घर आती है, पर वहां ताला लगा होता है। लगता है अनिकेत अस्पताल में है। वो अस्पताल पहुंचती है, जहां अनिकेत केबिन में लेटा होता है। अनिकेत, मैं कब से वहाँ मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, बेला अनिकेत का कॉलर पकड़कर कहती है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, नीच कमीने? एक सीनियर डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की बदतमीजी मत करो जाने मन, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। कह दो कि ये झूठ है अनिकेत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेडिसिन खाओ और अपने पेट में पल रही पाप से छुटकारा पाओ। झूठे, मक्कार, फरेबी, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं पूरे अस्पताल को चीख चीख कर तुम्हारी करतूत बता दूंगी। बौखलाया डॉक्टर केबिन की ड्रॉ में पड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन की नस पर बेरहमी से मारकर कहता है, ओह नो, ये तो मर गई। अगर इसकी शक्ल पहचान में आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्या करूं? फिर वो उसकी लाश को घसीटकर हॉस्पिटल की लैब में लाकर उसके चेहरे को एसिड से जलाकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं पहचानेगा। गुड बाय स्वीटहार्ट। डॉक्टर, आज तू जान से जाएगा। आ रही हूँ मैं तेरी मौत बनकर। चुड़ैल अस्पताल के सभी कमरों को खोल खोल कर डॉक्टर को खोजने लगती है। कहाँ छुप कर बैठा है ये डॉक्टर आखिर? चुड़ैल सर्जरी रूम में पहुंचती है, जहां स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ है डॉक्टर? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन पास करो, चुड़ैल खूंखार आवाज के साथ कहती है। ये लो डॉक्टर, इंजेक्शन। डॉक्टर की नजर चुड़ैल के अधजले हाथों पर जाती है जो खून से सने हुए थे। चुड़ैल, बचाओ बचाओ।
वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से डॉक्टर को स्ट्रेचर पर सवार करके उसको लिए भागने लगती है। डॉक्टर चीखते हुए कहता है, बचाओ, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। अचानक एक वार्ड बॉय चुड़ैल को ललकारते हुए कहता है, रुक जा शैतानी चुड़ैल, क्यों मचा रही है ये आतंक? मैं कहता हूँ छोड़ दे साहब को, वरना जान से जाएगी। अब तू मुझे रोकेगा, मामूली से इंसान। मुझे सिर्फ इससे अपना इंतकाम लेना है। तू मेरे बीच में मत पड़, वरना खामखा मारा जाएगा। चुड़ैल अपने हाथों को बढ़ाकर उसे झन्नाटेदार करंट लगाकर कहती है, ये तो सिर्फ मामूली सा डेमो था। अगर तूने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वार्ड बॉय दौड़ते हुए गांव से लोगों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचता है। सरपंच जी, यही है वो दानव चुड़ैल जो अस्पताल में दहशत मचा रही है। अरे बेरहम चुड़ैल, ये अस्पताल हम गरीब गांव वालों का एकमात्र सहारा है, क्यों भगदड़ मचा रखा है यहाँ? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर दोबारा चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो हमारी बेला है। सरपंच काका, इस नीच डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरा फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसे मार डालूंगी। रुक जा बिटिया, तू इस दरिंदे के खून से अपने हाथ मत रंग, इसकी सजा कानून इसे देगा। डॉक्टर उनको बातों में उलझा हुआ देख भागने लगता है। तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोचते हुए जमीन पर पटक कर कहती है, मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा था तू? सरपंच जी, इसने मेरी लाश को बेसमेंट के खाने में छुपाया है। सभी जन उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस तहकीकात के द्वारा बेला की खोखली जली लाश को खोजने में सफल हो जाती है, जिसके बाद अदालत उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाती है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जिंदगी भर तू यहीं सड़ेगा। और इस तरह चुड़ैल की भटकती आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब कभी भी संजीवनी अस्पताल में किसी मरीज को आधी रात मदद की जरूरत पड़ती तो वो चुड़ैल नर्स के रूप में आकर उनकी देख रेख किया करती थी।